आज उसको अमेरिका हाका लगाता है नरेंद्र, सरेंडर कर देते हैं। आज अमेरिका हाका लगाता है नरेंद्र, रूस से नहीं खरीदना तेल, रूस से नहीं खरीदता है। आपने देखा ना मोदी जी ने ऐसे अपनी बाहें फैलाई। धुरंधर मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो रहमान डकैत आता है ऐसे ही वो भी बाहें फैला करके आता है, अपनी एंट्री उसकी भी ऐसे ही होती है। अपराध मुक्त प्रदेश हो गया। भय मुक्त प्रदेश की आप बात करते हैं। आप आज भी डेटा उठा करके देख लीजिए, बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है, महिला अपराध के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है, फिर उसके बाद ना आपको नाम दिख जाएगा उत्तर प्रदेश। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी की यही परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे हेरा फेरी करती है, आंकड़ों पे केवल चलती है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। देश और प्रदेश की बात करें तो तमाम चीज़ें हैं जो चर्चा में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुखिया है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था सड़क पर नमाज को लेकर। कहा था सड़क जो है लोगों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं इस बार चूंकि बकरीद आने वाली है, देश के जो बड़े मुसलमान हैं, जो बड़े संगठन हैं, वो मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। पेट्रोल डीजल की जो महंगाई, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज ही यहाँ के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ ने बिजली को लेकर कहा कि पिछली सरकारों में जो बिजली के तार होते थे उस पर कपड़े सुखाए जाते थे। तमाम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व अंधभक्त। और मौजूदा वक्त की बात करें तो कांग्रेस से फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास अग्रणी, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की नज़र जो है उत्तर प्रदेश पर, पूरे देश की नज़र है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम्स में। धन्यवाद। पहला सवाल है, चूंकि आज ही अभी सूबे के जो मुखिया है उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो बिजली के तार होते थे उन पर कपड़े सुखाए जाते थे। देखिए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और मुझे लगता है गर्मी का असर थोड़ा सा प्रदेश के मुखिया के ऊपर भी हो गया है। उन्होंने कह दिया कि बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। हम तो कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग उसको पकड़ करके टहला करते थे, इधर उधर कहीं आना जाना होता था तो रोड क्रॉस करनी होती थी तो हम लोग बिजली के तारों को ही पकड़ करके टहला करते थे। तो प्रदेश के मुखिया जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी सरकार चलानी है, उनको अपनी विफलताओं को जस्टिफाई करना है, उनको अपनी विफलताओं से बचना है। उनको ये क्यों नहीं बताना, वो ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कितने पावर स्टेशन स्थापित किए, उन्होंने कितने उत्तर प्रदेश की बिजली को बढ़ाया। उन्होंने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया, वो इन बातों पर कभी चर्चा ही नहीं करते। कांग्रेस के समय में जब 2014 में कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार हुआ करती थी, यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस ने हर जिले में 10-10 फीडर और बढ़ाने के लिए बजट दिया था यूपी की सरकार को, और यूपी की सरकार ने वो किया 2017 तक। और उसी का परिणाम है कि अभी तक यूपी की जनता को अच्छे तरीके से लाइट मिलती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने नए पावर सब स्टेशन बनाने बंद कर दिए। इनके समय में बहुत धीमी गति से इस पर कार्य हो रहा है। कैसी बात करें? नहीं, मैं बता, जो ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इनके समय में सबसे तीव्र गति से सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सारी जनता प्रभावित है। हर व्यक्ति का बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ करके आ रहा है। जो बिल लोगों का पहले 500, 800, 1000 रुपये आया करता था, अब वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आने लगा है। तो इनके राज्य में केवल यही हो रहा है। बिजली की कोई व्यवस्था इनके राज्य में कम से कम नहीं है, क्योंकि अगर होती तो कम से कम लखनऊ जैसे महानगर में, गाजियाबाद जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में, कानपुर जैसा इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट की कटौती घंटों घंटों नहीं होती। ऊर्जा मंत्री जो है AK शर्मा, वो तो कह रहे हैं ना कि पूरे देश में प्रदेश नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश, जहां बिजली सप्लाई पूरे अच्छी तरीके से हो रही है पूरे प्रदेश में। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये उनको पता होना चाहिए शर्मा जी को, क्योंकि वो अनुकंपा के आधार पे तो मिनिस्टर बने हैं। उनकी दिल्ली से सेटिंग है, दिल्ली के सहारे वो यहाँ पे मिनिस्टर बने हुए हैं और उसी के सहारे योगी आदित्यनाथ जी की भद्दी पिटवा रहे हैं। मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कहूँगा, क्योंकि गर्मी पीक है, गर्मी 44 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। पब्लिक को लाइट की ज़रूरत है, बिना लाइट के उनका काम नहीं चल रहा है। और जो हमारे मंत्री साहब है वो सिर्फ आंकड़े बनाने में
व्यस्त हैं, मस्त हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि हमने कितने पावर स्टेशन लगाए, कितने नए तारों को हमने चेंज किया, कितनी चीज़ों को हमने सुधारा है। वो कभी इन सब बातों का जिक्र नहीं करते हैं। और यही बात है कि आप खाली आंकड़ों का भूल भुलैया खेलते रहिए, और आप जब लखनऊ जैसे महानगर में सोएंगे तो घंटों घंटों की कटौती आपको रात में मिलेगी। नहीं, तो कह रहे हैं आप लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, कहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हैं, कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, वो लोग सड़कों पर उतर के झूठी खबरें फैलाते हैं। बताऊं, कल की ही बात बता रहा हूँ, लखनऊ शहर की ही बात बता रहा हूँ। आप रिकॉर्ड निकाल करके चेक कर लीजिए। लखनऊ नगर निगम के कार्यालय में 20 मिनट के लिए लाइट गोल हो गई थी। भरी दोपहर की बात है। लोग वहाँ पे पैनिक हो गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, ख़राब हो जाती हैं। 20 मिनट तक लखनऊ जैसे शहर की बात बता रहा हूँ, नगर निगम के कार्यालय से लाइट गायब हो गई। और AK शर्मा जी बस दावे करने से नहीं होता, धरातल पर उतर कर देखिए ना, तब समझ में आता है। एक एक गांव है, 12 दिन पहले 13 दिन पहले आंधी आई थी, आज तक उनके यहाँ पिलर नहीं है। मैं नाम बता सकता हूँ, शुकुल बाजार के कई सारे गांव हैं, मैं नाम बता सकता हूँ। अभी जगदीशपुर का ही है, एक है पिछुती गांव है, वहाँ पे आप मैं नाम बता सकता हूँ। वहाँ के ग्राम प्रधान को धरना देना पड़ गया लाइट के लिए, फीडर पे बैठ करके 8वें दिन। हमारे यहाँ भीखनपुर एक गांव है, 12 दिन तक वहाँ लाइट नहीं थी। दावे करना एक अलग का विषय हो किस गया। तरह से ट्वीट करते हैं, मीडिया में आके कहते हैं कि सारी चीजें सही हैं, सब चंगा से। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी की यही परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे हेरा फेरी करती है, आंकड़ों पे केवल चलती है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। आपने दिखा तो दिए इतने मेगावाट के आंकड़े, आपको ये बताना चाहिए ना कि इस पे हम इंडस्ट्रियल को कितना दे रहे हैं और घरेलू कितना दे रहे हैं। फिर आपके ढोल की पोल तुरंत खुल जाएगी। घरेलू मांग कितनी है आप उसको जस्टिफाई करिए ना। आप लाइटें आ रही हैं, 24 घंटे इंडस्ट्रियल को लाइट देने का आदेश है, सरकार का नियम है। उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उद्योग 20-21 घंटे के बाद 18 घंटे से ज़्यादा उनको लाइट नहीं मिल रही है। अब घरों में आम घरों में, हर घर में 18 घंटे लाइटें हो रही हैं। जुमले हैं किसी भी गांव वाले से। आप तो घूमने वाले पत्रकार हैं, आप घूमते रहते हैं, लगातार आम आदमी से मिलते रहते हैं। आम आदमी आपको बताएगा, इवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आपको बता देगा कि कितनी लाइट आपको दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और AK शर्मा जी। आज या कल की ही पोस्ट है, वो अमेठी जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं चंद्रमौली सिंह जी, उन्होंने भी अपनी सरकार पे कटाक्ष किया है। मैं ट्वीट दिखा सकता हूं, बाकायदा उनका ट्वीट दिखा सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, लेकिन ED CBI के दबाव में, पुलिस के डंडों के डर से लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अब बोलेंगे। एक चीज और, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई खुश नहीं है। आज तारीख है 26 मई, 12 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं। जो वैश्विक नेता हैं हमारे मोदी जी, लगातार बाहर घूम रहे हैं, विश्व स्तर पर भारत को लेके जा रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। 12 साल का जो कार्यकाल है, आप किस तरह से देखते हैं? मेलोडी मैन का 12 साल का कार्यकाल डिजास्टर है। 5 साल तो उन्होंने सपने बेचे, खूब पहले कार्यकाल में सपने बेचे, और लोगों को, देश की जनता को भी ये लगा कहीं ना कहीं कि जो है सरकार को 5 साल से नहीं 10 साल मौका देना चाहिए। उनको 10 साल का मौका मिल गया, उनको 2 टर्म मिल गए। सरकार ने, जनता ने, देश की जनता ने दोबारा और बड़ा मैंडेट उनको दे दिया। ऐसा नहीं है, जनता की ओर से कहीं कोई कोर कसर नहीं थी, लेकिन लगातार उनकी लोकप्रियता गिरती गई। फिर वो केचुआ के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से अपनी सरकारों को मजबूत करते गए, अपनी चीज़ों को और मजबूत करते गए, ED CBI के माध्यम से खुद को मजबूत करते गए। तो उनका तो कार्यकाल डिजास्टर है। आज देखिए ना हमारी विदेश नीति क्या हो गई है, वैश्विक नीति हमारी क्या हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं? जो भारत गुटनिरपेक्ष सदैव से रहा है, सदियों से रहा है, आज उसको अमेरिका हाका लगाता है, नरेंद्र सरेंडर कर देते हैं। आज अमेरिका हाका लगाता है, नरेंद्र रूस से नहीं खरीदना तेल, रूस से नहीं खरीदता है। ईरान से नहीं खरीदना, ईरान से नहीं खरीदता है। वेनेजुएला से खरीदो, अब वेनेजुएला से भारत में तेल आ रहा है। सोचिए, जो तेल हमको गल्फ कंट्री से 8 से 10 दिनों में मिल रहा था, जो तेल हमको रशिया से 20 से 22 दिनों में आ रहा था, अब वही तेल 56 दिनों में वेनेजुएला से भारत आ रहा है। बताइए, आप लोग इतनी तकलीफ क्यों होती है अगर मोदी जी की दोस्ती ट्रंप के साथ है, गहरा याराना है, तो आप लोग उससे तकलीफ क्यों होती है? हाँ, ठीठी को भारत की जनता याराना नहीं मानती है, दोस्ती नहीं मानती है। याराना और दोस्ती होती तो ट्रंप ने जो हमको मोदी जी की मोहब्बत में, मेलोडी मोहब्बत में हमको 18% का टैरिफ ठोक दिया, वो ना ठोका होता। और उसको तो और बढ़ा करके किया था। वो तो बाद में उन्होंने एहसान लादा कि हम मोदी जी पर थोड़ा सा एहसान करते हैं और हम इसको 18% कर देते हैं।
सोचिए, जो टैरिफ 6% 8% के करीब में था, उसको एहसान लाद करके 18% कर दिया। दोस्ती यारी में ऐसा नहीं होता है। दोस्ती यारी ऐसी होती है जैसा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की थी कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ से 7वां बेड़ा लेकर के निकला तो रसिया का हमारा 7वां बेड़ा को अटैक करने के लिए रसिया से हमारे जो वैश्विक संबंध थे वो काम आए। वैश्विक लेवल पे दोस्ती ऐसे की जाती है। वैश्विक लेवल पे दोस्तियाँ ऐसे नहीं होती हैं कि अगला आदमी आपको दिन भर जलील करता रहे, दिन भर जलील करता रहे और आप चू ना कर पाए। आप लोग कहीं ना कहीं कमियां निकालने की ही आदत हो गई है। अगर बाहर गल्फ कंट्री में मोदी जाते हैं, देखिए अभी गए तो वहाँ पर शेख जो हैं हबीबी उनको गले लगा रहे हैं। कैसे अब इटली गए, वहाँ की जो मेलोनी है, मेलोडी टॉफी लेके गए, तो रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं, तमाम सम्मान मिल रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, फिर भी आप लोगों को तकलीफ है। आपने देखा ना, मोदी जी ने ऐसे अपनी बाहें फैलाई। धुरंधर मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो रहमान डकैत आता है ऐसे ही वो भी बाहें फैला करके आता है। अपनी एंट्री उसकी भी ऐसे ही होती है। तो बनाना था देश को विश्वगुरु, बनना था विश्वगुरु, और कॉपी कर रहे हैं रहमान डकैत की। आपने देखा होगा मोदी जी का वो पोज। तो अपमान कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें अपमान जैसी क्या बात है भाई। रहमान डकैत का कालजयी वो पोस्ट था, जैसा SRK का DDLJ में ये वाला पोस्ट था। मतलब गले मिलना भी आपके लिए? मैं गले मिलने की बात कर रहा हूँ भाई। रहमान डकैत भी तो ऐसे ही गले मिल रहा था उसमें, धुरंधर मूवी में। उसका भी तो आप पोस्ट देखिए ना। कॉपी नहीं करना चाहिए, खुद की लेगेसी बनाना चाहिए। मैं मोदी जी को बार बार यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप कॉपी किसी की मत करिए। चीप कॉपी है। कहाँ वो पाकिस्तानी रहमान डकैत, उसकी आप कॉपी कर रहे हैं। नहीं शोभा देता भारत के प्रधानमंत्री को, कतई नहीं शोभा देता। भारत के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है। जिससे भी मिलो बाकायदा हैंडशेक, बाकायदा नमस्ते, जैसे मिलो ऐसे मिलो, बाकायदा अच्छे तरीके से मिलो। आप यहाँ के मुसलमानों को कहते हो कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं, आप वहाँ जाते हो शेखों के सामने तो आप जैसे हवाई जहाज़ के डैने होते हैं, पंखे खुल जाते हो, वैसे पंखे खोल लेते हो। ये सब दो मुहा तरीका रवैया, ये सब नहीं करना चाहिए मोदी। एक चीज और, अभी इस वक्त देश में बात करें तो गाय को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुसलमान जो समुदाय है, उनके तमाम बड़े जो मौलाना है या जिम्मेदार लोग या संगठन है, वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और इधर भी कहीं ना कहीं कई लोगों की तरफ से, बहुत सालों से मांग आ रही है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, उस पर पूरी तरह से पाबंद लगाया जाए। तो आप इसका समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय को? देखिए, पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने बाकायदा एक यात्रा निकाली है और हम लोग उस यात्रा के माध्यम से, एक हिंदू होने के नाते, उस यात्रा के साथ हमारा पूर्ण समर्थन है, समर्पण है। हम लोग उसके साथ में हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए, बेशक बंद होनी चाहिए, और देश का हर अमन पसंद व्यक्ति ये चाहता है कि ये बंद होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा लेते हैं, भारत को विश्वगुरु बीफ एक्सपोर्ट में बनाते हैं, वो लोग इन चीज़ों की वकालत नहीं करते। उनको चाहिए माल, उनको चाहिए धन। धन कहीं से भी आए, नैतिक कृत्य से आए, अनैतिक कृत्य से आए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश के आम आदमी को, आम नागरिक को, हर अमन पसंद व्यक्ति को इस बात पर फ़र्क पड़ता है। इसीलिए देश की जनता भी मांग करती है और हम भी लगातार। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? घोषित कर दीजिए, अब तो पूरा सब चीज़ हाथ में। मैं बता रहा हूँ, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। वो किसी को मिथुन बोल देते हैं, किसी को कहते हैं मिथुन खाई जा सकती है, ये नहीं खाई जा सकती है। देसी गाय नहीं खाई जा सकती, मिथुन गाय खाई जा सकती है। अभी एक बयान आ रहा है कि 14 साल के ऊपर की जो गायें होंगी आप उनको नहीं खा सकते हैं। 14 साल के ऊपर अगर हैं तो उनको आप जो है जो भी बीमार हैं या कुछ भी वैसा है तो पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर आप उनको भेज सकते हैं। सोचिए, देश में ये कानून हो गया है। यही भाजपा हिंदू हितैषी बनने का ढोंग करती है। यही भाजपा लगातार यह बात दोहराती है कि हम सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन यही इसी भाजपा को जब आज कुछ करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा रुपया वही चीज़ दिख रही है। ये बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, ये देश के सामने बार बार आया है। तो क्या लग रहा है, ये घोषित नहीं करेंगे? मतलब जिस तरह से जो मांग चल रही है, तो ये घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय पशु? भाई, उनके मिनिस्टर इस बात को कहते हैं, बाकायदा कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, बीफ की कमी नहीं होगी। असम में भी अभी हेमंता विश्व शर्मा ने इस चीज़ को कहा, घर पे खाइए। मतलब आप समझिए कि आप अगर गाय को काटेंगे तो घर के अंदर काटेंगे। मतलब आप लॉजिक समझिए, घर के अंदर खाइए। अरे आ कहाँ से रहा है ये देखो ना, आ कहाँ से रहा है ये देखो। हेमंता विश्व शर्मा को ये बताना चाहिए कि कटता कहाँ से है, उसको देखना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। जब कटेगा नहीं तो आएगा नहीं। ये सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से, लाज शर्म हया से भारतीय जनता पार्टी कई गुना ऊपर उठ चुकी है। क्योंकि वो केचुआ के माध्यम से
अपनी चीज़ें कर रहे हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से अपनी चीज़ें कर रहे हैं, और कब तक ये करते हैं, कब तक उनको भरोसा रहता है, क्योंकि जनता एक दिन संपूर्ण क्रांति का नारा फिर से लगाएगी और इस देश में भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद होने के लिए बस कुछ ही समय का आप इंतजार करिए, तैयार है। एक चीज और, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, सब जगह जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं शपथ ले ली है, उसके बाद कहीं ना कहीं बात करें तो पूरे देश की नज़र जो है उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही जो सूबे के मुखिया हैं उनका एक बयान आता है सड़क पर नमाज को लेकर। वो कहते हैं कि सड़क जो है लोगों के चलने के लिए है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर इस पर नमाज पढ़ी जाएगी उनको हम पहले मनाएंगे या उससे बात करेंगे, अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। कहीं ना कहीं ये धमकी भरा लहजा था। इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव की शुरुआत हो गई है 2027 की? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री जी को कोई चीज़ पता नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये कि आज से नहीं, दशकों से ये रवायत रही है कि अगर कहीं नमाज होती है तो जो स्थानीय लेवल पे पीस कमेटी होती हैं, जो भाईचारा अमन कमेटियाँ बनती हैं, वो लोग, उन लोगों के डेडिकेशन से, उन लोगों की बातों से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर सड़कों पे नमाज होती रही होगी, कहीं पर किसी भी समय हुई होगी, तो सड़कों को भी साफ़ सफाई करके बाकायदा चद्दर वगैरह बिछा करके फिर उसके बाद उन्होंने, लोगों ने नमाज अपनी पढ़ी होगी। बाकी तो साफ साफ इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही है ना कि अगर ज़्यादा लोग हैं, जगह कम है, तो शिफ्ट वाइज पढ़िए। किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को भड़काना होता है। सूबे के मुखिया वही चाहते हैं कि लोग भड़कें। उनको लगता है कि हम लोगों को नमाज पढ़ने से रोक देंगे। अरे भाई, हमको हमारी आराधना करनी है, हमको अपने ईश्वर को याद करना है। सुबह के बजाय हम शाम को कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, 10 मिनट आगे कर लेंगे, 20 मिनट पीछे कर लेंगे, अपनी टाइमिंग के अनुसार, अपनी समय के अनुसार हम कर लेंगे उसको। उसमें सूबे के मुखिया को ये चीज़ें नहीं करनी है। सूबे के मुखिया बताए ना 8 साल में कहाँ से कौन सी सड़क पे उनका ही राज है, कौन सी सड़क पे बिना परमिशन नमाज हुई है। सूबे के मुखिया को ये भी बताना चाहिए ना कि एक भी मुकदमा उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने का दर्ज हुआ हो तो बताएं। ईद पे, बकरीद पे, कहीं पे बिना परमिशन। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं शासन प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में होती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं पीस कमेटी और जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उस पर बात करते हैं, उसी के अनुरूप होती हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है। आपने कभी कोई नेशनल हाईवे देखा कि नमाज की वजह से कभी कोई नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया हो, कभी कोई स्टेट हाईवे जाम कर दिया गया हो? गांव में अगल बगल में लोग आपस की रजामंदी, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी रवायत के अनुसार, अपनी चीज़ों के अनुसार वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें करते आए हैं, कल भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। एक चीज़ और आखिरी सवाल होगा, चूंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है, तमाम बातचीत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारी 27 की रहेगी? चूंकि एक तरफ देख रहे हैं बीजेपी का लगातार ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। प्रदेश लेवल की बात करें, बंगाल में भी सरकार आ गई है। आप लोग हमेशा जो है ईवीएम का रोना रोते हैं। अगर ईवीएम में दिक्कत है या चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर 27 की तैयारी आप लोगों की कैसी रहेगी फिर? देखिए, 27 की तैयारी हम जनता के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे कि 2024 पे हमने जनता को अपने पाले में कर लिया, 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता को इंडिया गठबंधन के पाले में कर लिया। उसी तरीके से हम लोग 2027 में और मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो बातें कुछ छूट गई थी, जो लोगों ने गलती से वोट कर दिया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, हम उनको भी अपनी ओर खींच रहे हैं। जिस तरीके से नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, छात्रों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ रही है, अभी नौकरियां भी कम हो रही हैं लगातार, अपराध भी नहीं रुक रहे हैं, सारी चीज़ें हैं ना। अपराध मुक्त प्रदेश हो गया, भय मुक्त प्रदेश की आप बात करते हैं। आप आज भी डेटा उठा करके देख लीजिए, बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है, महिला अपराध के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है। फिर उसके बाद ना आपको नाम दिख जाएगा उत्तर प्रदेश। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप सरकार के दावों पे मत जाइए। सरकार तो कही रही है कि जनता घी दूध खा रही है, राम राज जा रहा है, शेर बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। लेकिन जब आप घाट देखने जाते हैं लखनऊ शहर के अंदर, गोमती नदी के अंदर, तो आप देखते हैं कि आचमन तक एक हिंदू वहाँ नहीं कर सकता। इतनी गंदगी उसमें, इतने नाले उसमें गिर रहे हैं, इतने सीवेज का पानी उसमें जा कर के गिर रहा है। एक आम हिंदू उसमें आचमन करने लायक उसको नहीं छोड़ा है उत्तर प्रदेश। योगी जी आ रहे हैं कि नहीं 2027? योगी जी जा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से 100% श्योरिटी के साथ यह बात कह रहा हूँ आज के टाइम पे, योगी जी 2027 में उत्तर प्रदेश से विदा हो चुके होंगे। ये 110% मैं कह रहा हूँ। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हर हाल में बनेगी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ।